नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज हम लेकर के हाजिर हैं फिर अगला टॉपिक जो हमारे पास है एक्सरसाइज 5.1 की एग्जांपल्स करेंगे, फिर एक्सरसाइज के कुछ सवाल करेंगे। ठीक है, मैंने कंसेप्ट समांतर श्रेणी का समझा दिया था, जिन्होंने नहीं देखा वो पिछली वीडियो जा करके देख लें। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो कंसेप्ट है धीरे धीरे मैं पिछली वीडियो का लिंक इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से भी आप इसको सर्च कर सकते हैं। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल क्या कह रहा है हमारे पास में। ठीक है, इसको समझने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए जिससे हमारी वीडियो आप तक डेली पहुंचती रहे। ठीक है, क्या है हमारे पास एग्जाम्पल पहला और दूसरा। एपी 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 के लिए प्रथम पद ए और सर्वांतर डी याद कीजिए। तो प्रथम पद ए की वैल्यू हो गई बेटा 3/2, और सर्वांतर क्या होता है मैंने बताया है कि लगातार संख्याओं का जो अंतर है, लगातार दो संख्याओं का जो अंतर है उसी को कहते हैं सर्वांतर। ठीक है, तो आगे वाली से पीछे वाली का अंतर, तो आगे वाली है 1/2 और पीछे वाली है 3/2, तो ये आया बेटा -2/2, दैट इज -1। सर्वांतर ये निकल के आया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 1 आपका सॉल्व हो गया, बस इतना ही पूछा गया था। फिर उसके बाद आगे की तरफ एग्जांपल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल 2 क्या कहता है, संख्याओं की निम्नलिखित सूचियां दी गई हैं आपको, में से कौन कौन से एपी नहीं है। सबसे पहले इसमें पता करना कौन कौन से एपी नहीं है। यदि कोई एपी है, फिर उसके बाद दो, यहां पहले पता करना एपी नहीं है, उसके बाद यदि कोई एपी है, अगर है कोई एपी तो उसके अगले दो पद भी लिखिए। मैंने पद लिखने के लिए बताया है कि आगे का पद लिखना है तो पीछे में सर्वांतर जोड़ते जाइए, आगे का पद मिलता जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये हो गया। ठीक है, तो क्या मिलेगा, पहले को पहले पता करना है एपी है कि नहीं है। तो हमने एपी अगर पता करना है, कभी भी सवाल में एपी पता करना है, तो जितने भी पद दिए गए हैं उन सब का सर्वांतर निकाल लीजिए। ठीक है, तो हमने पाया कि पहला पद जो है वो 4 है, दूसरा पद 10 है, तीसरा पद क्या है आपके पास A2 आगे वाला, A1 पीछे वाला, यानी दूसरे पद से पहले पद को घटाया तो क्या मिला आपके पास 10 - 4। पहले का पहला कर रहा हूं मैं, ठीक है, दूसरे का पहला नंबर। ठीक है, 10 - 4 आपके पास में 6 मिला। फिर A3 में से उसके पीछे वाला A2 को, यानी 16 में से 10 घटाया तो कितना मिला, 6 मिला। फिर उसके बाद 22 में से 16 घटाऊंगा तो 22 मतलब A4, 16 कितना मिला, 6 मिला। तो हम ये देख रहे हैं कि सब वैल्यू क्या है, A2 - A1 बराबर A3 - A2 बराबर A4 - A3, ये सारी वैल्यू बराबर है, दैट इज 6। इसीलिए क्या है, ये एपी है, इसीलिए क्या है, ये एपी है। ठीक है, यह एपी है, यह एपी है। और अगर ये एपी है तो अगले दो पद निकालिए। तो अगले दो पद की अगर बात करें, जैसे आपके पास में दिया गया 4, 6, 4, 10, 16, 22, ये तो है। इसका अगला पद सर्वांतर पीछे में ऐड कर दीजिए। तो सर्वांतर 6 ऐड किया तो कितना मिला आपके पास में, सर्वांतर 6 ऐड किया तो कितना मिल रहा है आपके पास में, 6 ऐड करने पर 28 मिलेगा। फिर सर्वांतर इसमें, फिर अगला पद एक पद ही होगा, अगला पद और लिखना आपके पास में, 6 ऐड कर दीजिए तो 34 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से जितने भी पद लिखना है उसमें बस पीछे वाले एक साथ सर्वांतर जोड़ते जाइए, वैल्यू मिल जाएगी। ये हो गया दूसरा सवाल इसका। ठीक है, एपी जो है दूसरे में 1 - 1 - 3 - 5। ठीक है, तो यहां भी आप देखिए सारे अंतर निकालिए। हमने निकाला A2 - A1 -1 फिर 1, A2 -1 है, फिर माइनस, फिर A1 1 है, तो कैलकुलेशन से क्या निकल के आया, -2। A3 - A2 यानी तीसरे पद को दूसरे पद से सब्ट्रैक्ट करिए, क्या मिलेगा, -1। आपके पास में
-3 क्या दिया गया, -3 फिर का -1, तो क्या मिलेगा, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1 में से -3 सब्ट्रैक्ट होगा तो -3 आएगा। A4 -A3, तो यहां पास भी आपके पास -5 माइनस फिर -3, कैलकुलेशन से -2 आया, तो हमको पता चल गया D की वैल्यू ये दैट इज सर्वांतर क्या है, -2 है। इसका मतलब ये AP है, यह AP है। अगर AP है तो अगले दो पद -1 -1 -3 -5, इसमें अगला पद लिखना है तो -2 ऐड करिए, -2 ऐड करेंगे -5 में तो -7 हो जाएगा, फिर -9 हो जाएगा। इस तरीके से हमारे पास ये कैलकुलेशन मिल जाएगी। अगला हम सवाल करते हैं, जब तक आप इसको नोट करिए, फिर हम आगे की तरफ डिस्कशन करते हैं। अगला सवाल हमारे पास ये है कि -2 2 -2 2 -2 हमारे पास दिया गया है भाई, -2 A2 -7, 2 में से -2 को जब भी माइनस का साइन आए किसी के साथ तो आप उसके साथ ब्रैकेट लगा करके वैल्यू रखेंगे, तब आपको क्लियर चिन्ह का पता चलेगा। A3 तीसरे पद से दूसरे पद को घटाया, तो तीसरा पद है आपके पास -2 और दूसरा पद है 2, ठीक है आपके पास में, तो हो गया -4। इसका मतलब 4 और -4 बराबर तो है नहीं आपके पास में। जब 4 और -4 बराबर नहीं है तो आप ये लिख सकते हैं कि A2 -A1 A3 -A2 बराबर नहीं है, ठीक है। सर्वांतर आपके पास बराबर नहीं है, अंतर बराबर नहीं है, यह AP, यह श्रेणी AP नहीं है। जब AP नहीं है तो अगले हम दो पद की बात भी ना करेंगे, ठीक है। ये हो गया तीसरा नंबर। हम चौथे नंबर की अगर बात करते हैं तो चौथा नंबर -2 2 -2 आपके पास हो गया है 1, A2 -A1 1 -1 दैट इज 0, A3 -A1 फिर से 1 -1 दैट इज 0, लेकिन A4 -A3 2 -1 मिल गया, तो इसमें भी क्या है, सर्वांतर बराबर नहीं, आपके पास में अंतर बराबर नहीं, तो क्या लिखेंगे आप, A2 -A1 इज इक्वल टू A3 -A1 है, बट डज नॉट इक्वल टू A4 -A3, ठीक है आपके पास में। इसीलिए क्या है, ये AP नहीं है, यह श्रेणी AP नहीं है, श्रेणी AP नहीं है बेटा जी। चलिए, अगर अच्छा लग रहा है पढ़ने में, समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए वीडियो को। चलिए दोस्तों, ये पहले प्रश्नावली का 5.1 का पहला सवाल है। इसमें क्या बताया गया था कि जो प्रॉब्लम दी गई है इसको आपको चेक करना है कि ये AP बना रही है या नहीं बना रही, यानी AP वाली श्रेणी बना रही है या नहीं बना रही, ये चेक करना है। ये आपके पास है, क्योंकि मैंने आपके पास जो सवाल में लिखा है ऊपर वो मैं नहीं लिखा हूं, प्रॉब्लम लिखा हूं, ठीक है। क्या है हमारे पास में, कह रहा प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए है, ठीक है। प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए है, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपए है, ठीक है। प्रथम किलोमीटर का किराया आपके पास में 15 रुपए है, उसके बाद अतिरिक्त किलोमीटर का किराया 8 रुपए, यानी हर एक किलोमीटर, अतिरिक्त किलोमीटर मतलब हर एक किलोमीटर का किराया 8 रुपए है, ठीक है। लेकिन पहले 15 किलोमीटर का किराया 15 रुपए, यानी फर्स्ट किलोमीटर का किराया A1 फर्स्ट किलोमीटर का किराया कितना है, 15 रुपए, ये क्वेश्चन में बोला गया है। तो दूसरे किलोमीटर का किराया कितना होगा, 2 किलोमीटर अगर चल गए भाई, दूसरे किलोमीटर तभी पहुंचेंगे ना जब आप पहले किलोमीटर चल चुके होंगे,
समझ में होती है? जब दूसरा किलोमीटर तभी पहुंचेंगे आप जब पहला किलोमीटर चल चुके हैं। इसका मतलब दूसरे किलोमीटर का किराया कितना है? तो पहले का और दूसरे का दोनों का मिला करके आपका होगा किराया। तो दूसरे किलोमीटर का किराया होगा आपके पास में 15 + 8 दैट इज 23। उसके बाद तीसरे किलोमीटर का किराया कितना होगा? जब आप दूसरा किलोमीटर चल चुके होंगे तो आपके पास में तीसरे किलोमीटर का किराया आएगा। तो दूसरे किलोमीटर का किराया कितना? 23। तो 23 + 8, तीसरे का 8 आपके पास में चलोगे तो फिर 8 रुपए देना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा? 31। इस तरीके से अगर देखें तो चौथे किलोमीटर का किराया निकाल लीजिए। चौथे किलोमीटर का किराया निकालें तो 3 किलोमीटर अगर चल चुके हैं आप तभी आप चौथे में प्रवेश करेंगे। तो 31 + 8 दैट इज 39। आप देख रहे हैं कि 15 और 23 और 31 और 39, ठीक है। इस तरीके से ये आगे बढ़ता जाएगा और आप देख रहे हैं इसका जो सर्वांतर है, सर्वांतर जो है डी बराबर वो फिक्स वैल्यू हर बार 8 रुपए जुड़ रहा है। अगला किलोमीटर में हर बार 8 रुपए जुड़ रहा है तो वही जो 8 रुपए है वही फिक्स वैल्यू है। वही क्या है? सर्वांतर है। जब किसी श्रेणी में लॉजिक में 8 रुपए फिक्स अमाउंट अगर ऐड फिक्स वैल्यू ऐड हो रही है वही क्या हो जाती है? सर्वांतर हो जाती है। सर्वांतर कितना हो गया? 8 रुपए हो गया। इसका मतलब आपके पास में यह जो सवाल है यह एपी है, एपी है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। पॉज करके वीडियो को नोट कर लीजिए जब तक, और लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए बेटा जी हमारे पास दूसरा सवाल एपी का आ गया हमारे पास में। ये सवाल क्या आपके पास में कह रहा है? किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु के निकलने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन को शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। यह कह रहा है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जो उपस्थित हवा की जो मात्रा है जबकि वायु निकलने वाला पंप, जो वायु निकालने वाला जो पंप है वो क्या करता है? प्रत्येक बार में बेलन को शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता है। इसका कहने का सवाल ये कह रहा है कि जो बेलन में हवा भरी है उसमें जो पंप निकालने वायु निकालने वाला वो जो पंप है वो उस बेलन में भरी हुई हवा का 1/4 भाग जो है वो निकाल देता है। शेष हवा यानी जो बची हुई हवा है उसी का 1/4 भाग निकालता है, ठीक है। फिर समझिएगा सवाल को। कह रहा है कि जो बेलन में भरी हुई हवा है, ठीक है, उस भरी हुई हवा यानी जो शेष हवा है, जो आपके पास बेलन के अंदर हवा है वही शेष हवा है, जो बेलन के अंदर हवा है वही शेष हवा है। उस शेष हवा का 1/4 भाग बाहर पंप निकालता है हर बार बारी बारी से, ठीक है। प्रत्येक बार बारी बारी से बेलन से जो बची हुई हवा है उसी का 1/4 भाग बाहर निकालेगा। तो मान लेते हैं माना प्रारंभिक स्थिति में, माना बेलन में जो हवा है, बेलन में जो हवा है वो कितनी है? x, ठीक है। आपके पास में x अमाउंट में है, x मीटर क्यूब कह सकते हैं, x कह लीजिए या v कह लीजिए, ठीक है। आगे फिर उसके बाद जब इतनी हवा है तो आपके पास निकाली गई हवा कितनी होगी? निकाली गई हवा कितनी निकलेगी? हवा जो बेलन में है उसका 1/4 भाग निकलेगी, यानी v/4 बेलन से निकल जाएगी। अब इसके निकलते ही, ये फर्स्ट केस होगी आपके पास में से, निकलते ही शेष हवा, ठीक है। शेष कितनी हवा बचेगी? v माइनस जो हवा निकल गई उसको हटा दीजिए, कितना मिलेगा? 3v/4, 4 1 जा 4 माइनस v, 4v माइनस v 3v, ये हवा बचेगी। फिर जब बची है कि बार बार निकाली जा रही है, जो बचेगी उसी का 1/4 निकलेगा। प्रत्येक बार निकाली जा रही है तो ये जो बची है इसका भी निकाला जाएगा। तो आपके पास निकाली गई हवा, निकाली गई हवा तो
जो शेष हवा है आपके पास में उसी का 1/4, तो शेष हवा इतनी है, इसी का 1/4, दैट इज 3v/16। ये इतनी हवा निकल गई, तो शेष हवा कितनी हो जाएगी? शेष हवा कितनी हो जाएगी? पहले कितनी थी शेष हवा, मतलब पहले इतनी थी, इसमें से आपने कितना निकाल दिया? इतना निकाल दिया, ठीक है। तो लासा लेने पर आएगा 16, 4 चौक 16, 16 और 4 डिवाइड मल्टीप्लाई किया तो 12v माइनस 3v, तो आपके पास जो बची हुई हवा है वो 9v/16। देखिए अब प्रथम केस A1, ठीक है आपके पास में, तो बची हुई आवाज A1, सॉरी प्रथम केस A1 कितना है आपके पास में V। द्वितीय केस, द्वितीय बार जो हवा बचेगी वो कितनी बचेगी? 3v/4, ठीक है। तीसरी बार जो हवा बचेगी वो कितनी बचेगी? तीसरी बार जो हवा बच रही है वो 9v/16। इस तरीके से हमारे पास तीनों केस में हवा जो बच रही है उसकी कैलकुलेशन क्या है, इसको समझते हैं। उसकी कैलकुलेशन के लिए अगर हम देखें तो क्या मिलेगा, हम ये देख रहे हैं A2 माइनस A1, AP देखना है तो A2 माइनस A1। A2 कितना है आपके पास में? द्वितीय केस में हवा कितनी थी? शेष हवा। प्रथम केस में V थी, तो कैलकुलेशन से क्या निकल के आया? माइनस का V/4। लेकिन तीसरे केस में और दूसरे केस में अगर देखा जाए, तीसरे केस में इतनी हवा है और दूसरे केस में इतनी हवा है, तो कैलकुलेशन से क्या मिलेगा? लासा लिया 16 आया, 9v माइनस 4 12v, तो हम ये देख रहे हैं कैलकुलेशन से माइनस का 3v/16, तो हमें तो यहां तो बराबर दिख ही नहीं रहा। इसका मतलब A3 माइनस A2 डज नॉट इक्वल टू A2 माइनस A1, ये दोनों वैल्यू बराबर है ही नहीं है। ये मतलब क्या हुआ? ये AP को फॉलो नहीं कर रहा है, तो यह AP नहीं बनाएगा, ठीक है। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन बेटा, फटाफट नोट कर लीजिए आप। चले बच्चों, ये हम तीसरा सवाल करने जा रहे हैं, पहले का ही तीसरा। क्या है पहले का तीसरा? प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, यानी हर एक मीटर, प्रत्येक मीटर, हर एक मीटर की खुदाई के बाद जो कुएं खोदने की लागत है, जबकि जो लागत आई लागत जो भी है, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपए है। प्रथम मीटर की लागत कितनी है? प्रथम मीटर को हम कहते हैं A1, ठीक है, 150 रुपए है। प्रथम मीटर को खोदने में 150 रुपए लगते हैं, और बाद में प्रत्येक मीटर, मतलब पहले मीटर के बाद में अंदर जितने भी मीटर जाओगे तो प्रत्येक हर एक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपए बढ़ती जाती है, ठीक है। ये टैक्सी वाला सवाल हो गया। प्रथम किलोमीटर का 15 रुपए, तो हर एक किलोमीटर का 8 रुपए बढ़ता हुआ जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पास आपके पास में प्रथम मीटर की खुदाई जो है आपके पास में वो 150 रुपए है, और हर बार जो है प्रत्येक मीटर जब जाओगे आपके पास, और उसके बाद और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई, प्रत्येक मतलब हर एक मीटर की खुदाई 50 रुपए बढ़ती जाएगी। दूसरा मीटर खोदोगे तो 50 रुपए बढ़ जाएगी, तीसरा मीटर खोदोगे फिर 50 रुपए बढ़ जाएगी, चौथा मीटर खोदोगे फिर 50 रुपए बढ़ जाएगी। इस तरीके से हर बार अंदर की तरफ बढ़ती हुई जाएगी। तो हम देखते हैं प्रथम मीटर, तो दूसरा मीटर अगर खोदा तो प्रथम मीटर खोद चुके होंगे तभी आपको दूसरा मीटर खुदाई होगी, तो कितना मिल जाएगा? 200। तीसरा मीटर खोदा तो कितना मिल जाएगा? 250। चौथा मीटर खींचा तो कितना हो जाएगा? 300। देख रहे हैं आपके पास में या AP बना रहा है, तो D की वैल्यू है कितनी? 50, ठीक है। तो ये क्या आपके पास में AP है, या AP है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आपके पास पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद, कल मिलते हैं।